हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम इमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका लेसन नंबर 5। इसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज के नाम के 3 चैप्टर्स आएंगे आपको। इसमें आपको एक में लैंड रिसोर्सेज, एक में वाटर रिसोर्सेज आएगा, एक में आप देख सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज भी आपको देखने को मिलता है। तो वैसे तो ये आपके मतलब सिलेबस के अंदर आपको 4 यूनिट दिए गए हैं इन्वायरमेंटल साइंस के, लेकिन यहाँ पर आपको 10 यूनिट क्यों है सॉइल के मटेरियल में। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको 3 पार्ट में अलग अलग चैप्टर्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो अच्छी बात है, इसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हो इन सब चैप्टर्स के बारे में, इन सब टॉपिक्स के बारे में। तो वैसे आपको सिलेबस में चार चैप्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर जो सॉइल के मटेरियल में 10 चैप्टर आपको भी देखने को मिलेंगे। उसका ही बाइफर्केशन है, टॉपिक ज़्यादा नहीं है, तो आपको पढ़ना तो यही है, बिकॉज सॉइल का मटेरियल जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है इन टर्म्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि सिलेबस को ध्यान में रख के वहाँ के प्रोफेसर्स जो है वो इसे डिज़ाइन करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। बेसिकली लैंड रिसोर्सेज से हम इस चैप्टर में क्या समझने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए रिसोर्सेज क्या है, वो हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि लैंड रिसोर्सेज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं लैंड रिसोर्सेज, और आपको क्यों ये लैंड रिसोर्सेज पढ़ाया जा रहा है, हमारी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से लैंड जो है डिग्रेड हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। लैंड का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझेंगे, उसका मिसयूज़ किस तरीके से हो रहा है, और साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हम एज अ इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन ना हो। तो ये सारे सॉल्यूशंस को भी हम समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, लैंड तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप अभी बैठे हैं तो लैंड पे बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़मीन पे बैठे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ही बात है कि आप आसमान में तो नहीं रह सकते, आपको लैंड चाहिए। लैंड की जब हम बात करते हैं, लैंड आपको चाहिए फॉर एग्रीकल्चर, लैंड चाहिए आपको फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, लैंड चाहिए आपको हर चीज़ के लिए, आपको जो है लैंड की ज़रूरत होती है। लैंड से हम कितनी चीज़ें लेते हैं वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कभी हम थोड़ा सा टाइम सोच के, अपनी लाइफ से थोड़ा सा हट के, अपने जो है सेल्फिश नेचर को हटा कर ये देखेंगे कि नेचर हमें कितनी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखेंगे कि लैंड से हम फूड, फाइबर, मेडिसिन, मिनरल्स, आज के टाइम पे जितने भी मिनरल्स आपको मिलते हैं, आप फॉस्फेट देख लीजिए, कैल्शियम देख लीजिए, सल्फर देख लीजिए, जितने भी मिनरल्स आपको मिलते हैं, ये सब जो आपको सॉइल से मिलते हैं, सब जो है लैंड से मिलते हैं। इसके अलावा अगर लैंड नहीं है, तो अगर एक लैंड की बात नहीं है, सिर्फ लैंड मतलब ये नहीं कि बैरन लैंड, एक लैंड के अंदर आपको देखने को मिलता है सॉइल भी होती है। तो सॉइल अगर 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 प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पर खेती नहीं हो सकती। अब खेती नहीं होगी तो इंसान खाएगा क्या। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी साइकिल जो है लैंड पे डिपेंडेंट है। तो लैंड की इंपॉर्टेंस आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो, क्योंकि आपको बचपन से आपने पढ़ा है कि लैंड कितना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब समझने की ज़रूरत ये है कि हम इसको किस तरीके से डिग्रेड कर रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके से हम लैंड को डिग्रेड करते हैं, कभी आप सोच भी नहीं सकते कि हम सोचते हैं कि कैसे हम लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे हम लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली बदला भी लेगा लैंड। ठीक है, बदला लेगा मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें बहुत नुकसान होगा इससे। अभी भी हो रहा है और आगे भी चलकर होगा। तो कैसे होगा वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं। अब जब हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की, तो लैंड के अंदर हर चीज़ आ जाती है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, लैंड के अंदर सिर्फ ये नहीं आता है कि मैंने बताया बैरन लैंड हो गया। लैंड के अंदर अगर जितने भी रिसोर्सेज हैं तो हम उसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक होती है बहुत ज़्यादा स्टेबल रिसोर्सेज, तो जैसे कि एक जगह पे अगर प्लेट्यू है, एक जगह पे अगर माउंटेन है, तो वो तो स्टेबल रिसोर्सेज है। ऐसा तो नहीं है कि माउंटेन चलने लग जाएगा खुद ब खुद और वहाँ पर जो है अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये सब स्टेबल रिसोर्सेज होती है। रिलीफ, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और मिनरल्स, तो ये सब तो आपको मिलेंगे ही लैंड से। तो ये स्टेबल रिसोर्सेज हो गई। अब मॉडरेटली स्टेबल क्या होती है, लाइक सॉइल एंड वाटर। तो सॉइल का इरोजन हो सकता है, ज़रूरी नहीं हर लैंड पे आपको सॉइल मिलेगी। ठीक है, सॉइल का इरोजन हो जाएगा। हर लैंड पे आपको वाटर मिले ये भी ज़रूरी नहीं है, वाटर भी लैंड का ही पार्ट होता है, क्योंकि वाटर भी तो अल्टीमेटली लैंड पे ही होता है। लेकिन वाटर रिसोर्सेज को हम अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेरी अनस्टेबल रिसोर्सेज, तो लैंड से हमें वेजिटेशन मिलती है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जितने भी तरीके के डिफरेंट तरीके के इंसेक्ट्स, एनिमल्स, छोटे छोटे प्लांट्स, और उसके अलावा आप देखेंगे जितनी भी तरीके की बायोडाइवर्सिटी है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सब लैंड से हमें मिलते हैं। तो ये सब अनस्टेबल रिसोर्सेज है, बहुत अनस्टेबल। अगर हमने केमिकल ज़्यादा यूज़ करे तो ये सॉइल का इरोजन, सॉइल जो है आपको देखने को मिलता है डिग्रेड हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करने से जो सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो अर्थवॉर्म्स है, जो जितने भी इंसेक्ट्स है जो हेल्पफुल है, ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट्स में अगर आपको जियोकेमिकल साइकिल आपने पढ़े होंगे तो आपने वहाँ पर सुना होगा, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रिफिकेशन करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए
बहुत सारे बैक्टीरिया रिक्वायर्ड होते हैं। और ये सब बैक्टीरिया हम बनाते नहीं हैं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम कोई बैक्टीरिया को बना सकें। बैक्टीरिया कितना छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, फिर भी हम उसे नहीं बना सकते। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, लैंड पे डिपेंड होना पड़ता है। तो लैंड ही जो है हमें ये बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, जो हमारे लिए यूजफुल है। तो आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर है। अब लैंड से हमें जो बेसिकली क्या क्या सर्विसेज मिलती है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो बहुत सर्विसेज मिलती है, आप गिन नहीं पाओगे, इतनी आपको चीज़ें मिलती है। लेकिन अगर फिर भी हम समझने की कोशिश करें ब्रॉडली, तो हमें मिलते हैं मिनरल्स। अब मिनरल्स कोई एक दो तो नहीं है, 100-200 मिनरल्स। उसके बाद आप देखेंगे मिनरल्स जो है डिस्कवर होते जाते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स जैसे कि आपको देखने को मिलता है, ये क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, आप इसको नहीं बना सकते, ना रिन्यू कर सकते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। और मिनरल्स के अंदर 3 टाइप के मिनरल्स होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक होते हैं मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। मेटालिक मिनरल्स आपको पता है, जो मेटालिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से अलग होती है। तो मेटालिक मिनरल जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, लीड और जिंक, ये सब जो है ये मेटालिक मिनरल्स हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे कि ग्रेफाइट, फेल्सपार, एस्पेटोस, लाइमस्टोन, ठीक है। इसमें से आपने लाइमस्टोन शायद देखा होगा आपकी लाइफ में, ग्रेफाइट भी देखा होगा, अक्सर किचन का स्टैंड जो है ग्रेफाइट से बनाया जाता है। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स और मेटालिक मिनरल्स जो है ये मिनरल्स की टाइप है। एक होता है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये भी जो है किससे बना हुआ है, ये ओवर द ईयर्स जो है, ओवर सेंचुरीज, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स जो आपको देखने को मिलता है कि एक जगह पे बहुत सारा डेड एंड डिकम्पोजिशन जब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उससे जो है आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मिलती है वो है सॉइल। अब सॉइल क्या है वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन पे जाएंगे तो आउटर मोस्ट थिन लेयर जो होती है, जिसके अंदर प्लांट्स उगते हैं। अगर कोई लैंड रहा बिल्कुल सूखा, वहाँ सॉइल नहीं है, तो आप क्या वहाँ प्लांट उगा सकते हैं? नहीं उगेगा, प्लांट कभी नहीं उगेगा। एक बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल ड्राई लैंड है, इमेजिन करिए, वहाँ जाके आप सीड डाल के आ गए, सॉइल प्लांट उगेगा? नहीं उगेगा। तो सॉइल में ऐसा क्या होता है, सॉइल के अंदर आप देखेंगे ऑर्गेनिक और मिनरल कंटेंट दोनों होता है। कैसे होता है, इसके अंदर आप देखेंगे मिनरल्स भी मिक्स्ड है। इसके बाद इसके अंदर जो है ह्यूमस भी है। ह्यूमस क्या होता है, जो डेड एंड डिकम्पोजिशन होता है, डेड एंड डिकम्पोजिशन होता है ऑफ दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसका जो है आपको देखने को मिलता है, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, खाद जिसे हम कहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि खाद जो है, जो नेचुरल यूज़ की जाती है, मैन्योर वगैरह, तो वो एक्सक्रीटा से बनाई जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे कि हम देखते हैं बायोमास आपको देखने को मिलता है, तो वैसे ही जो है काऊ डंग से आपको देखने को मिलता है कि क्या बनाया जाता है, जो हमारे फर्टिलाइजर्स है, नेचुरल फर्टिलाइजर या मैन्योर से हम कहते हैं, वो भी जो है बनाया जाता है। तो सॉइल जो है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। सॉइल में आप सॉइल के साथ मिक्सचर भी नहीं तैयार कर सकते, आपको बहुत टाइम लगेगा। आप सोचिए सॉइल आप बना सकते हैं घर पे, आपको प्लांट्स का, एनिमल्स का डेड एंड डीके लगेगा, आप कहाँ से लाएंगे? ठीक है, आपको जो है चलिए, और उसके बाद आपको जो है वेदरिंग लगेगी, मतलब जो पूरे के पूरे रॉक्स होते हैं, पूरे माउंटेन्स होते हैं, उनकी जब वेदरिंग होती है, तो उससे जो है सॉइल बनती है, और ये मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो ये भी जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, अगर ख़त्म हो गई तो बेसिकली ये नहीं बनेगी। लेकिन कंटिन्यूसली नेचर ने एक ऐसी प्रोसेस रखी है, आपको बताती हूँ, कि वेदरिंग जो है वो चलते रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज खत्म हुई तो कल आपने बना दी, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो कि रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बना सकते हो, ये नेचर धीरे धीरे जो है बनाएगा। आपको पता है 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए कितने साल लगते हैं? आप मुझे रिसर्च करके बताना कमेंट सेक्शन में। 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, 1 सेंटीमीटर मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे नहीं, 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल ओवर द वर्ल्ड बनने के लिए कितना टाइम लगता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप करके बताना। सॉइल के भी डिफरेंट जो है पार्ट्स होते हैं। जब सबसे ऊपर वाला पार्ट मैंने आपको बताया ह्यूमस होता है, ठीक है, ये मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि सॉइल के अंदर जो है डिफरेंट तरीके के पार्ट्स होते हैं। अगर आपने आपकी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जैसे हम ओ लेयर कहते हैं, ए लेयर कहते हैं। खैर वो आपके इतना ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं जाना है आपको, अभी आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ सॉइल समझना है। जैसे कि एलुवियल सॉइल, इसमें अलग तरीके के प्लांट्स उगते हैं। ब्लैक सॉइल जो कि आपको देखने को मिलता है, जो हमारा जो लावा होता है, जो प्लांट्स लावा जो होता है, जो मैग्मा जिसे हम कहते हैं, जो अर्थ की क्रस्ट से बाहर आता है और कूल डाउन होता है, उससे जो है ये ब्लैक रॉक मतलब ब्लैक सॉइल मिलता है। और ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। इसमें कॉटन जो है उगता है, ठीक है। रेड सॉइल कहाँ पर मिलता है वो बताना। लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड एसिड सॉइल। तो इस डिफरेंट तरीके की सॉइल जो है आपको देखने को मिलती है।
अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर का अगर हम समझे तो सबसे ज़्यादा यूज़ हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल ही नहीं रहेगी तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगा, अगर मिनरल्स नहीं रहा तो इंडस्ट्रीज़ कहाँ से होगी। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी हम सबसे ज़्यादा यूज़ जिस चीज़ को करते हैं वो है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लोगों की फूड डिमांड के लिए। तो बेसिकली टोटल वर्ल्ड एरिया जितना पूरा लैंड एरिया, उसमें से 4.4 बिलियन हेक्टर जो है वो सूटेबल है क्रॉपिंग के लिए। 4.4 बिलियन हेक्टर्स आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन उसमें से हम सिर्फ 1.6 बिलियन हेक्टर्स को जो है करंटली यूज़ कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर तो डेफिनेटली इस पे तो बेस टिका हुआ है। ठीक है, डेफिनेटली बात है कि इंडिया को हम क्या कहते हैं, आज भी हम इंडिया को एग्रीरियन कंट्री कहते हैं। इंडिया का बेस आज भी एग्रीकल्चर है, ना कि इकोनॉमिकली, बल्कि हम देखेंगे कि हम सेल्फ सफिशिएंट है फूड में, इसलिए हम खुद के लिए प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली आप पैसा थोड़ी ना खाने लग जाओगे, आप कितना पैसा कमा लो, आपको खाना तो फूड ही है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड की जो डेवलपिंग कंट्रीज है आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और इंडिया भी जो है इसमें से एक कंट्री है। और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें तो अब लास्ट फ्यू ईयर्स में आप देखेंगे, लास्ट सेंचुरी से हमने बहुत सारी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर ली है, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इंडिया के अंदर, वो पहले दूसरी कंट्रीज़ में भी आया था। तो वहाँ पर हम जो जिस तरीके का एग्रीकल्चर करते हैं, केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन ऑफकोर्स इसके डिसएडवांटेजेस भी आपको देखने को फिर मिलते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट की। तो फॉरेस्ट भी आपको कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट भी तो लैंड पे ही होता है, बिना लैंड के फॉरेस्ट कहाँ से आया। तो फॉरेस्ट हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसमें टिम्बर है, फायरवुड है, वुड पल्प है, ये सब चीज़ें हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पेपर बनाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम जो है इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। घर में आप देखेंगे, फर्नीचर को देख लीजिए, वहाँ पर आपको यूज़ देखने को मिलता है। आप कोई भी चीज़ उठाकर देख लीजिए, आपके आसपास मोस्टली आपको नेचर से बनी हुई दिखेगी। लेकिन अक्सर जो है गवर्नमेंट जो है इसको थोड़ा डिस्करेज करती है कि आप ज़्यादातर वुड ना यूज़ करो, तभी तो आप देखेंगे आजकल पेपर जो बनने लग गया है इसमें ट्री का यूज़ नहीं किया जा रहा है। आपको पता है ऐसी कंपनीज भी पेपर बनाती है जिसमें ट्रीज़ का यूज़ नहीं करती है। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि अब ट्रीज़ का जो है बेसिकली जो वुडन पार्ट है उसको तो एटलीस्ट रहने दीजिए, क्योंकि अगर वुडन पार्ट को आप काट लेंगे तो ऑफकोर्स ही बात है, इससे डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसे हम NTFP कहते हैं, यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, तो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने से नेगेटिव इम्पैक्ट कम है। मतलब हम अगर उनका बेसिकली बेस नहीं काट रहे हैं और अगर हम कुछ और प्रोडक्ट यूटिलाइज कर रहे हैं तो इससे नुकसान नहीं है। आज भी बहुत सारे एरियाज में ट्राइबल लोग जो है इस पर डिपेंडेंट होते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की। तो नेचर के अंदर ही हर चीज़ की इलाज भी है, बस हमें पता नहीं है। तो आज भी हम देखेंगे कि बहुत सारी ट्रेडिशनल कंट्री, इंडिया भी उसमें से एक है, जिसमें आप देखेंगे यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब आप देखेंगे आज भी नेचर पर डिपेंड करती है एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, प्लांट्स को, और इसी पे बेस जो है वो दवाइयाँ बनाती है। तो ये बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो आज पे इस पे डिपेंडेंट है, चाहे लोग रूरल एरियाज़ में रह रहे हो या अर्बन एरियाज़ में रह रहे हो। एलोपैथिक मेडिसिन से ज़्यादा लोग जो है ये सब मेडिसिन प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे नुकसान नहीं होता है, नेचुरल मेडिसिन है। तो इसलिए मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया। फॉरेस्ट के अंदर से फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी होती है। बेसिकली फॉरेस्ट किस तरीके की इंडस्ट्री बनाएगा, अगर आप इमेजिन करें कि फॉरेस्ट से आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो फॉरेस्ट से आपको मिलेगा, आपको मिल सकता है टिम्बर, आपको मिल सकता है बेसिकली प्लांट्स। तो ये सब चीज़ें पेपर इंडस्ट्री में हो गया। उसके अलावा आप देखेंगे कि फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ में हो गया। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आपको जो है फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि लॉगिंग के बारे में, तो लॉगिंग मतलब ये है कि बहुत सारी कंपनीज जो है कहीं ना कहीं इलीगल लॉगिंग भी होती है ना, मतलब प्लांट्स को काट दिया जाता है फॉरेस्ट को जो है। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि फॉरेस्ट को जो है काट के सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये हम देखते हैं कि इलीगल, जिसको हम कहते हैं कि हंटिंग भी की जाती है, जिसे हम इलीगल पोचिंग कहते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस के अंदर, थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं। फॉरेस्ट आर पार्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो फॉल्स आएगा। फॉरेस्ट आर पार्ट्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज। डैश इज अ प्योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज मिनरल। जिंक एक नॉन मेटालिक मिनरल है। तो जिंक इज अ मेटालिक मिनरल, तो ये फॉल्स आएगा। ठीक है,
तो अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम कितना कवर करते हैं लैंड सिस्टम को। तो आप ऊपर से पढ़ सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको बताया था 1.3 बिलियन हेक्टर समथिंग एनटीएफपी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं लैंड कवर और लैंड यूज चेंज के बारे में। तो लैंड कवर मतलब क्या होता है? लैंड कवर मतलब आप किस तरीके की चीज़ों को लैंड के लिए यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये लैंड है इतना बड़ा, आप उसमें क्या क्या फॉरेस्ट कर रहे हो, चाहे आप वहाँ पर जो है उसको वेस्ट लैंड की तरह यूज़ कर रहे हो, चाहे आप उसे जो है उस पर घर बना रहे हो, तो उसका बायोफिजिकल कवर किस तरीके से आप डिज़ाइन कर रहे हो, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है। ठीक है, लैंड को आपको दिया गया है, आप उसको वेस्ट करो, चाहे आप उसके ऊपर घर बनाओ, चाहे आप उसके ऊपर एग्रीकल्चर करो, या चाहे आप उसके ऊपर फॉरेस्ट बनाओ। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि अब लोग जो है उसको चेंज भी कर रहे हैं। नेचर में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी फॉरेस्ट ज़्यादा थे, ठीक है, और बाकी चीज़ें कम थी, लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट से क्या बना रहे हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि लैंड कवर और लैंड यूज चेंज, मतलब लोग जो है लैंड का यूज जो है वो चेंज कर रहे हैं, अब अलग तरीके से लैंड को यूज करा जा रहा है। अब आजकल इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई है कि अब आपको पूरी दुनिया में घूम-घूम के देखने की ज़रूरत नहीं है कि लैंड कहाँ पर यूज़ हो रहा है, किस तरीके से यूज़ हो रहा है। अब सैटेलाइट इमेजिंग आ गई है। उसके अलावा इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है लैंड को डिवाइड करता है 17 क्लासेस में, जिसमें बहुत सारे लैंड्स आते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, फॉरेस्ट कवर कितना है, वुडलैंड कितना है, श्रबलैंड कितना है, बहुत अलग-अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। और करीबन अगर हम देखें तो बेसिकली ग्लोबल लैंड एरिया कितना है, 13.2 बिलियन है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे जो हमारा पूरा अर्थ है उसमें 70% तो क्या एरिया है, वाटर का एरिया है। जो है 30%, उसका जो एरिया है वो कितना है, 13.2 बिलियन हेक्टेयर्स। तो इसमें से जो 12% है, 12% कल्टीवेशन के अंदर है। लेकिन कंट्रीज ये बोलती है कि कंट्रीज का डिमांड ये है कि एटलीस्ट 33% जो है एरिया अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए हर कंट्री के। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 28% जो है मैंने बताया फॉरेस्ट के अंदर है। ठीक है, तो हमें 33% एटलीस्ट करना है। उसके बाद 35% जो है ग्रासलैंड और वुडलैंड जो है इकोसिस्टम के अंदर है। तो अगर आप और भी देखेंगे तो आपको छोटे छोटे जो है पार्ट जैसे डेजर्ट वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो लैंड यूज जो है मैंने आपको बताया, हम किस तरीके से लैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। जैसे लैंड को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, ये तो लैंड कवर हो गया कि लैंड पे क्या है, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है। अब हम किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं, हम उसे जो है रिक्रिएशन के लिए यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। और अक्सर ह्यूमन क्या करता है, अपने फ़ायदे के लिए लैंड को जो है यूज़ कर रहा है, तो कन्वर्ट कर दे रहा है। जो लैंड को है उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है, वो उसको जो है बना दे रहा है फॉर दी पर्पस ऑफ आप देखेंगे कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, वेस्ट लैंड के रूप में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, और बाकी सारी चीज़ों के लिए लैंड का जो है यूज़ कर रहा है इंडिविजुअल। तो ये सब चीज़ों के लिए लैंड जब इंडिविजुअल यूज़ करता है तो वो ये बात नहीं ध्यान रखता कि हमें जो है क्या कहते हैं, थोड़ा लैंड जो है एटलीस्ट फॉरेस्ट कवर के अंदर भी रखना चाहिए, और इससे फिर नुकसान होने लग जाता है। अब नुकसान होने लग गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, छोटे-मोटे नुकसान नहीं है, बहुत नुकसान है। क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग आएगी, बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है, पॉल्यूशंस बढ़ेगी। जो पॉल्यूशन वाला चैप्टर है हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे पॉल्यूशंस के बारे में। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है, उसके वजह से लैंड डिग्रेडेशन होगा। आप देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन किसे कहते हैं, आगे वाला टॉपिक वही है, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लैंड डिग्रेड हो जाता है, क्या लैंड की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, और ऐसा भी लैंड हो सकता है, ऐसा लैंड बन जाए जिसको आप यूज़ ही ना कर पाएँ। डेज़र्टिफ़िकेशन क्या होता है, वेस्ट एग्रीगेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं लैंड डिग्रेडेशन से। तो लैंड डिग्रेडेशन है क्या? लैंड डिग्रेडेशन मतलब जब एक पर्टिकुलर लैंड होता है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है, उसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन, जैसे कि अगर आप वहाँ पर घर बना लेंगे तो घर बनाने से मतलब लैंड का फर्क नहीं पड़ता कि लैंड किस तरीके का है। लेकिन जब आपको एग्रीकल्चर करना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड का सबसे मेजर पोर्शन कहाँ पर है, एग्रीकल्चर में यूटिलाइज होता है लैंड का। तो जब आप एग्रीकल्चर आपको करना है और वहाँ पर अगर आपके पास लैंड का डिटोरिएशन हो रहा है, तो ये जो है आपको देखने को मिलता है। इससे जो है लैंड का ऐसे फैक्टर्स के बारे में हम समझेंगे जिससे लैंड जो है डिटोरिएट हो रहा है और एग्रीकल्चर के लिए अनफिट हो जा रहा है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं अगर आप सोचें तो, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ये नेचुरल फैक्टर्स नहीं है, ये ह्यूमन मेड फैक्टर्स है, एंथ्रोपोलॉजिक फैक्टर्स है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जो ह्यूमंस द्वारा जो है क्रिएटेड होते हैं। तो बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है, और ये सारे फैक्टर्स के कारण आपको देखने को मिलता है लैंड डिग्रेडेशन टेक प्लेस होता है। लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे कॉजेस होते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, उसके बाद हम देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस, ड्रॉट एंड फ्लड्स। ड्रॉट एंड फ्लड आप कह सकते हैं कि जो है आप देखेंगे नेचुरल आता है, बट कहने का मतलब ये भी हमारे वजह से ही आता है। हम देखेंगे हमारा डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया,
हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसकी वजह से फ्लड आता है। उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो आज इमर्ज होकर आई है, जिसमें हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं। सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉइल पॉल्यूशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अर्बनाइजेशन जितनी इंक्रीज़ हो रही है, आजकल लोग जो है कहीं ना कहीं घरों को मतलब बनाने के लिए लैंड का एक वास्ट पोर्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इतने बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं जितनी ज़रूरत नहीं है, उससे बड़े बड़े घरों में आप रह रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप लैंड का कितना ज़्यादा अनजस्ट जो है यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो अब हम समझेंगे किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन के जो है डिफरेंट फैक्टर्स को समझेंगे। जैसे एक एक फैक्टर मैंने आपको बताया ना, वैसे ही हम समझेंगे। सॉइल इरोजन के बारे में चालू करते हैं। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? इरोड करना मतलब ये कि सॉइल की जो ऊपर मोस्ट अपर मोस्ट लेयर होती है उसका रिमूवल हो जाना। ये नेचुरल फैक्टर्स के कारण भी कभी कभी होता है, और कभी कभी जो है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के कारण होता है। लेकिन नेचुरल फैक्टर्स के कारण भी जो फैक्टर होता है ये ह्यूमन की वजह से होता है। तो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे जो है मैंने आपको बताया था कि सॉइल हम नहीं बना सकते। इसमें न्यूट्रिएंट्स है, इसमें डेड एंड डीके प्लांट्स एनिमल्स का है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। तो हम सॉइल नहीं बना सकते, खुद हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। और सॉइल का फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा कि 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनाने के लिए 200 से 300 साल लगते हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि अभी आपको अगर सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी तो अभी आप नहीं बना सकते। तो इसलिए आपको देखने को मिलता है कि सॉइल इरोजन जो है इरोड होके कहाँ जाती है, वाटर बॉडीज़ में चल जाती है, फिर हमारे यूज़ की नहीं रहती। तो इससे जो है हमें प्रिवेंट करना है, और प्रिवेंट करने के लिए पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्या रीज़न्स है। पहले रीज़न्स को समझेंगे, फिर उसका प्रिवेंशन भी हम समझेंगे। तो एक रीज़न सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्लोप ऑफ द सरफेस। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे तो हिली स्लोप्स जो होते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर ज़्यादा जल्दी जो है सॉइल इरोजन होता है। फिर जहाँ पर जो है सैंड ज़्यादा होती है, सैंड तो इजीली आपको पता है उड़ जाती है, ठीक है। तो सैंड जहाँ पर होती है क्लेई सॉइल के कंपैरिजन में, क्योंकि क्लेई सॉइल थोड़ी सी कैसी होती है, स्टिकी होती है, ठीक है। तो इस कंपेयर टू दैट सॉइल कंटेंट पे मैटर करता है कि किस तरीके का सॉइल कंटेंट है, उस पर भी मैटर करता है कि सॉइल इरोजन होगा या नहीं। क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो है आप देखेंगे कि क्योंकि हम जो है इतना ज़्यादा आप कंक्रीट चीज़ें बना रहे हैं ना, कंक्रीट फ्लोर्स बना रहे हैं, हर चीज़ हम कंक्रीट कर रहे हैं। तो अब देखने को मिलता है कि रेन जो है कंक्रीट एरिया से फ्लो होके कहाँ जाएगी, जहाँ पर सॉइली एरिया होगा वहाँ पर जाएगी, और वहाँ पर उसको बहा के लेके चल जाएगी। और फ्लड एंड ड्रट्स वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आते हैं। इससे जो है सॉइल इरोजन होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी हम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन मतलब रूट्स ट्रीज को जो है पूरी तरीके से कट कर देना, ठीक है। अब ट्रीज क्या करते हैं? ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो सॉइल को बांधे रखते हैं। अगर कहीं पर ट्री उगा हुआ है, वहाँ पर अगर तेज बारिश भी आ गई, फ्लड भी आ गया, वहाँ की सॉइल अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन जहाँ ट्री नहीं है तो वहाँ की सॉइल डेफिनेटली अफेक्ट होने वाली है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर मैंने अभी आपको बताया, आज के टाइम पे हम पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग की बात करें तो हम कैटल और को फीड करने के लिए हम आजकल हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और कैटल की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ठीक है। तो कैटल की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं। मतलब सारी गाय है, कोई भी मतलब एनिमल ले लीजिए कैटल में, आप उसको छोड़ देंगे एक पर्टिकुलर एरिया में, और वो जो है क्या कहते हैं ग्रेजिंग करेंगी, तो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब ओवर ग्रेजिंग से क्या होगा, जो सॉइल है उसके पार्टिकल्स लूज हो जाएंगे, और वो क्या करेगी, फ्लो कर देगी पानी के साथ। अब इसके हमने प्रॉब्लम्स तो पढ़ ली, रीजंस पढ़ लिए, अब इसके जो है सॉल्यूशन भी पढ़ लेते हैं। तो पहली बात तो आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज निकाली जा रही है फार्मिंग के अंदर, जैसे कि नो टिलेज या लो टिलेज। जैसे कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एक टाइम पे मतलब एक टाइम पे हमने आपने कुछ क्रॉप ग्रो किया, उसके बाद आप जो है थोड़ा टाइम आपका जो है राबी सीज़न, खारिफ सीज़न आपने पढ़ा होगा, तो ज़ैद सीज़न। तो बेसिकली जो एक टाइम पर आपका क्रॉप नहीं उगाना है, उस टाइम पे भी आप फॉरेस्टेशन कीजिए। उससे क्या होगा, इसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो इससे सॉइल जो है बची रहेगी। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है हमने जो है इन्वेंट नहीं की, हमने सिर्फ डिस्कवर की है कि नेचर इस तरीके से वर्क करता है। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, जब आप देखेंगे किसी पर्टिकुलर हाई एरिया पे, टेरेस मतलब आपके घर के ऊपर फार्मिंग करनी है वो नहीं, ये कोई स्लोपी एरिया होता है, जो एरिया होता है वहाँ पर आप फार्मिंग करते हैं, ताकि वहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो लैंड स्लोपी होते हैं वहाँ पर ज़्यादा हद तक के सॉइल इरोजन होती है, तो इसलिए यहाँ पर होता है। इसके बाद कॉन्टूर फार्मिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से जो हमारा माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर जो है फार्मिंग की जाती है। इससे कहीं ना कहीं जो है विंड से भी इरोजन बचता है, और आपको देखने को मिलता है रेनफॉल से भी जो है इरोजन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं।
और जहाँ तक हो सके रिफॉरेस्टेशन, तो वो तो सबसे बढ़िया चीज़ है। रिफॉरेस्टेशन आप कर देंगे तो उससे कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे कि ट्रीज़ जो होते हैं नेचुरल बाइंड करते हैं, नेचुरली बाइंड करते हैं सॉइल को, और इससे जो है आप प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल इरोजन को। इंडेक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्लोबल लैंड एरिया कितना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप ऊपर से देख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस इज एन इम्पैक्ट ऑफ लैंड यूज चेंज, तो जी हाँ, ये सही बात है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिटोरिएट होना और ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन वन ऑफ द कॉज है, बिल्कुल है। क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सॉइल इरोजन कंट्रोल, तो जी हाँ, मैंने अभी आपको समझाया, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन के बारे में। तो डेजर्टिफिकेशन भी लैंड डिग्रेडेशन का ही एक फॉर्म है, लेकिन एक्सट्रीम फॉर्म है। मतलब इतना ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो जाना कि वो डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाना। अब सॉइल बिल्कुल अनफिट हो चुकी है। अब यहाँ पर कहीं पर भी आप देखेंगे कि अब जो है यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। ये नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी होती है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से भी होती है। अगेन मैंने आपको कहा, नेचुरल फैक्टर्स, नेचर कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता, नेचर को भी हम ह्यूमन जो है डिटोरिएट कर रहे हैं, इस वजह से जो ऐसा होता है। तो डेजर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूनेस्को के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1/3 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस जो है वो हम देख सकते हैं डेजर्टिफिकेशन के खतरे में है। तो अल्टीमेटली जितने भी लोग आज के टाइम पे देखेंगे, आप डेजर्ट एरियाज में रह रहे हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन होने की वजह से आपको देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा हद तक के लोगों को जो है एग्रीकल्चर और लिवलाइहुड में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और डेजर्टिफिकेशन से आपको देखने को मिलता है कि लोग जो है उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह भी शिफ्ट होते हैं, और इससे आपको भी देखने को मिलता है डेफिनेटली जिस जगह पे वो शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है एडिशनल बर्डन आपको मिलता है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है डिफॉरेस्टेशन से। जब अच्छी खासी हरी भरी जो है एक खेती है, एक लैंड एरिया है, इमेजिन करिए आपने उसको कट कर दिया, फिर आपने वहाँ पर कोई जो है सॉइल नहीं उगाई, छोटी मोटी ग्रास उग रही थी तो वहाँ पर आपने उसको भी कट कर दिया। उसके बाद आपने वो ग्रास को कैसे कट कर दिया? ओवर ग्रेजिंग करके। ओवर ग्रेजिंग करवा दी और ओवर ग्रेजिंग के कारण उसकी रूट्स भी जो है ख़त्म हो गई। फिर वो एरिया जो है पूरा बैरन लैंड के अंदर कन्वर्ट हो गया, और फिर बहुत टाइम तक के, और वहाँ पर जो है क्या कहते हैं सॉइल इरोजन हो गया, और फिर वो बैरन लैंड बन गया, डेजर्टिफिकेशन इसे हम कहते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से डेजर्टिफिकेशन होता है। बहुत सारे रीजंस और भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से, अर्बनाइजेशन करने की वजह से, और मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की वजह से भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स है इसमें और किस तरीके का इसका सॉल्यूशन है, ये दोनों चीज़ें हम देखने वाले हैं। डेजर्टिफिकेशन से डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि फार्म लैंड, यानी जहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर सकते थे वहाँ पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो ये फार्म लैंड का लॉस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है। दूसरी मतलब इम्पॉर्टेंट जो है प्रॉब्लम है कह सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम वो है कि हंगर एंड पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी एंड हंगर में इंक्रीज होना, सोशल इनइक्वालिटी होना, ये सब चीज़ें जो है आपको देखने को मिलता है डेजर्टिफिकेशन की वजह से होती है। अब देखने को मिलता है कि अगर हमें डेजर्टिफिकेशन से बचाना है तो हमें क्या ज़रूरत है? लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, और रिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत है, सस्टेनेबल मेथड्स को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको बताया वन ऑफ द मेजर कॉज है ऑफ सॉइल इरोजन। तो डिफॉरेस्टेशन से आप देखेंगे कि यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि एनुअल रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन कितना है? 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर डिकेड। तो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर डिकेड जो है डिफॉरेस्टेशन का रेट है। और इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन आपको देखने को मिलता है जब होता है, तो इस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स है, ट्रॉपिकल रीजन्स में अक्सर ये होता है। इससे आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। देखिए फॉरेस्ट अपने आप में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है ना वो, और उसके बाद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम, उसके बाद बहुत सारे काम करता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको करेंगे, लॉस कर देंगे, तो इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा जो है आपको लॉस हो जाएगा। अब हमको देखने को मिलता है कि डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ क्या हैं। तो कॉजेज़ आपको पता है कि बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंसान एग्रीकल्चर के लिए भी डिफॉरेस्टेशन करता है।
80% डिफॉरेस्टेशन एग्रीकल्चर की वजह से ही होता है। और एग्रीकल्चर क्योंकि आज के टाइम पे हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है। सेकेंडली हम देखेंगे अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको देखने को मिलता है। लोगों को घर बनाना है, लोगों को अर्बन सिटीज़ में मूव करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, इन सब चीज़ों की वजह से भी आपको देखने को मिलता है कि डिफॉरेस्टेशन होता है। वुड को लोग जो है फायरवुड की तरह यूज़ करते हैं, टिम्बर की तरह यूज़ करते हैं। टिम्बर को यूज़ करते हैं फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। इस वजह से एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन होता है। इल्लीगल लॉगिंग मैंने आपको बताया, बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वुड जो है मना है काटने के लिए, लेकिन उसके बाद बावजूद काट के लोग बेच देंगे। फॉरेस्ट फायर मतलब मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड जो है हर साल फॉरेस्ट फायर से जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कभी कभी नेचुरल होता है, जैसे आप लाइटनिंग मतलब बिजली गिर गई तो फॉरेस्ट फायर लग गई। कभी जो है ह्यूमन मेड भी होता है। कभी कैसे ह्यूमन मेड मतलब ह्यूमन ने जो है क्या कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहा है, जला जला कर थोड़ा लैंड, और उससे जो है एक लकड़ी दूसरी लकड़ी को पकड़ लिया और फॉरेस्ट फायर लग गया। ऑस्ट्रेलिया में एक एग्जाम्पल जो है रिसेंट बुश फायर जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट फायर से बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा हद तक ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है पूरे वर्ल्ड में, और इससे बहुत ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान होता है। बात करते हैं माइनिंग की, तो आज के टाइम पे हर जगह पे आपको देखने को मिलता है कि लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से हमें सोना मिल जाए, यहाँ से हमें चांदी मिल जाए, गोल्ड सिल्वर आयरन एक्सट्रैक्शन, इन सब एक्सट्रैक्शन रिसोर्सेज करने के लिए लोग सोचते हैं कि फॉरेस्ट को काट लेते हैं, नीचे से आयरन वगैरह मिल जाएगा। तो माइनिंग प्रोजेक्ट्स से जो है आप देखेंगे कि माइनिंग प्रोजेक्ट्स करने के लिए लोग जो है फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन करते हैं। बात करते हैं माइनिंग और डैम बिल्डिंग के क्या नुकसान हैं। तो हम देखेंगे कि डैम्स का तो हम कंस्ट्रक्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए करते हैं, वो हम एनर्जी रिसोर्सेज में पढ़ेंगे, उसके एडवांटेजेस है लेकिन नुकसान भी हैं। माइनिंग की तो ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमें क्या करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। बेसिकली जो मॉडर्न डे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, मशीन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, उससे और ज़्यादा जो है ह्यूमन्स जो है डिवास्टेट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं माइनिंग के, तो वो ये है कि पहले तो डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं। दूसरी चीज़ ये करते हैं कि हम पोल्यूशन फैलाते हैं। तो माइनिंग से आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी माइनिंग्स होती है, रेड होल माइनिंग जिसे हम कहते हैं, और डिफरेंट तरीके की हम देखेंगे शाफ्ट माइनिंग वगैरह होती है। ह्यूमन लाइफ को भी लॉस होता है, पता है वहाँ पर, मतलब बहुत सारे लोगों की जान चल जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे साइनाइड, साइनाइड को एक्सट्रैक्ट मतलब साइनाइड को डाला जाता है सॉइल में गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पोल्यूशन जो है हम फैलाते हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, इस तरीके की चीज़ें जो है हम करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी चीज़ ये है कि डैम्स जो है वो बताने की कोशिश की जा रही है कि डैम्स जो है सोर्स ऑफ मीथेन गैस है। मीथेन गैस क्या है, एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस है, जिससे गर्म होता है हमारा पृथ्वी का जो है आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है। तो ये किस वजह से रिलीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारा जो डेड एंड डीके है डैम में तो जमा होते जा रहा है। ठीक है, तो वो उस वजह से जो है मीथेन गैस का रिलीज़ होता है। अब बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन और वाटर लॉस के बारे में। तो लैंड डिग्रेडेशन तो डेफिनेटली होगा ही विद दी माइनिंग, क्योंकि आप वहाँ पर माइनिंग करने के बाद जो लैंड है वो कहीं ना कहीं उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता, और लोग जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है ग्राउंड वाटर को भी निकाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और इस तरीके से फिर पूरी तरीके से वो लैंड बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, वेस्ट लैंड हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सिल्टेशन। सिल्टेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिल्टेशन मतलब कि क्या होता है, डैम्स जो होते हैं, डैम्स के अंदर जो है आप पानी जो आता है नदियों से आता है। अब नदियाँ अपने साथ सिल्ट भी कैरी करती है। अब सिल्ट मतलब क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल एल्यूवियल पार्टिकल्स, आपको पता है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं जमा हो जाते हैं, ये अनरिक्वायर्ड होते हैं। और दूसरी चीज़, ये जमा होने के बाद कहीं ना कहीं फंक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम में जो है इंटरफेयर करते हैं। हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी का, तो लॉस डेफिनेटली होगा ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम समझते हैं कि किस तरीके से जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ भी होगा, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा आजकल एक बार जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने पढ़ा होगा आंध्र प्रदेश के अंदर, जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, क्योंकि वहाँ पर जो है क्या कहते हैं बहुत टाइम तक ये डिबेट चलते रहा कि जो डैम बनाना है, डैम से लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जा रहा था, और इससे जो है बहुत सारे लोगों को जो है बोला जाता है कि रिहैबिलिटेशन देंगे, बट उनको रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो इससे आप देखेंगे जैसे कि रिफ्यूजीज़ होते हैं, वैसे उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी होती है। बात करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम और सोशल इश्यूज़ की, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये पॉइंट कि माइंस में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत हद तक के हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, अक्सर उनकी जान चल जाती है।
और उनके वो लोग कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करवाते कि कुछ जो है उनकी जॉब सिक्योरिटी या लाइफ सिक्योरिटी के लिए। और अक्सर जो गरीब लोग होते हैं वो लोग इस पर्टिकुलर माइनिंग इंडस्ट्री में जो है इनकी जो है फैटल एक्सीडेंट्स के कारण डेथ हो जाती है, कभी माइनिंग फायर लग जाती है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनसे उनको नुकसान हो जाता है, कैंसर हो जाता है और उनको लाइफ टाइम जो है सफ़र करना होता है। अब अगर हमें जो है लैंड रिसोर्सेज का जो है कहीं न कहीं सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स लेने होंगे? पहले तो हमें एफॉरेस्टेशन करना होगा, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है, इससे आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी, इससे सॉइल इरोजन नहीं होगा, इससे प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर होगा, सब चीज़ें इससे अच्छी हो जाएगी। एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट हमारे जो एक्जिस्टिंग फॉरेस्ट है, उसको हम थोड़े अच्छे तरीके से यूज़ करें, मतलब फॉरेस्ट के कुछ रूल्स बनाएँ प्रॉपर्ली, उसके अंदर हम कुछ लॉज़ बनाएँ कि हमें जो है इसे इल्लीगल लॉगिंग प्रिवेंट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो है हम करते हैं वो सब चीज़ों को हमें जो है नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और सोशल फॉरेस्ट्री जो है ये सब ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर लोग मिलके जो है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। फार्मिंग मेथड्स की बात करें तो हमें जो है कुछ नई फार्मिंग मेथड इंट्रोड्यूस करनी है जिसमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा ना हो और इसमें हम देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इमर्ज होकर आ रही है। देखिए फ़ायदा आपको ही है, ऑर्गेनिक जो प्लांट्स अगर आप फूड कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में कम से कम फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स जाएँगे जिससे आपकी बॉडी नेचुरली जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। दूसरी बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की, तो वाटर अगर आपको देखना है तो वाटर जिस तरीके से आप मैनेज करेंगे जैसे कि आपको ग्राउंड वाटर का आपको ग्राउंड वाटर को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए आप क्या करिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए। इस उसके अलावा वाटर से क्या होगा, वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर लैंड पे जिस तरीके से वाटर रिसोर्सेज होती है उस तरीके से जो है जिस तरीके से वाटर रिसोर्सेज प्रेजेंट होती है वो लैंड रिसोर्सेज को भी अफेक्ट करता है। तो अगर आप ग्राउंड वाटर कहीं का ज़्यादा यूटिलाइज कर लोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उस ग्राउंड की जो है सैलिनिटी बढ़ जाएगी। तो आज हमें ज़रूरत है जैसे कि हम देख सकते हैं ड्रिप इरिगेशन हम कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं, वो सब चीज़ें हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो वेस्ट मैनेजमेंट हमें कुछ इस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जिससे हम वेस्ट को जो है प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। हमें एक वेस्ट को हम कहाँ डिकम्पोज कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम आ चुके हैं हमारी समरी के ऊपर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, इजी सा चैप्टर था और ये हमें लैंड बहुत सारे रिसोर्सेज देता है। फॉरेस्ट कवर के बारे में हमने समझा, एग्रीकल्चर से हमने 80% ऑफ लैंड जो है यूज़ कर रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन उस वजह से कर रहे हैं वो भी हमने समझा और लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को समझा और उसके सॉल्यूशन को देखा और उसके बाद हमने ये भी देखा कि क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन ना हो। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जो है हमने ये भी समझा कि माइंस एंड डैम्स के बेनिफिट्स तो है लेकिन उसके नुकसान क्या है इन्वायरमेंट पे, ये भी जो है हमें समझ में आया। और उसके बाद लास्ट में हमने सॉल्यूशंस के बारे में भी इसमें जाना। ग्लॉसरी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो हमने ये सारी चीज़ें कवर कर दी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर के नोट्स आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे ऑन माई टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई शुरुआत करेंगे। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।